अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान को नवाज दो के नाम से मुस्लिम लीग नून का मंशूर जारी हो गया है। टाइटल नाजरीन बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ वोट के जरिए पाकिस्तान को नवाज देने यानी नवाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म मुंतखब करने की दरख्वास्त की गई है। साथ ही ये भी बता दिया है मुबहिम तरीके से कि अगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो वो पाकिस्तान को नवाजेंगे। किस तरह नवाजेंगे वो मंशूर में बताया गया है। मंशूर के कुछ सीधा सीधा अहम निकात हैं, आपके सामने रखते हैं, फिर इस पर तज्ज़ियाकारों की राय लेंगे। मंशूर में सबसे लंबा सेक्शन अदालती और मुआशी इस्लाहात का है। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने की बात की गई है। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल करने की बात की गई है। मगर जो सबसे अहम नुकता है वो है नैब के खात्मे का। इसके अलावा खारजी मामलात पर भी पॉलिसी मिलती है। भारत से ताल्लुकात इस्तेवार करने की बात की गई है। अफगानिस्तान और अमरीका के साथ मिलकर काम करने की बात की गई है। मगर चीन और रूस का कहीं जिक्र नजर तो नहीं आता। मुआशी इस्लाहात पर आ जाए तो 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा है। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाने का वादा है। 5 साल में गुर्बत में 25% कमी और बेरोजगारी में 5% कमी का हदफ रखा गया। और सबसे दिलचस्प और बड़ा वादा है बिजली के बिलों में 20 से 30% कमी का। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा भी आ चुका है और उसका स्लोगन आज जारी हुआ है कि चुनो नई सोच को। 300 यूनिट मुफ्त बिजली है। एजुकेशन, हेल्थ और एनर्जी सेक्टर पर काम करने के वादे हैं। मगर हमारा सवाल यहाँ यह है कि बज़ाहिर जितने अट्रैक्टिव और अवाम दोस्त मंशूर आ रहे हैं, क्या मौजूदा मुश्किल मुआशी हालात में कि जब हम IMF की सख्त शराइत से बंधे हुए हैं, क्या ये वादे वफा हो पाने की गुंजाइश है भी, या बस आवाम को एक वोट बेट दी जा रही है? इसी के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे मौजूद है, जबकि नुमाइंदा 92 न्यूज़ और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, 300 यूनिट मुफ्त बिजली के बिलों में 30% कमी, क्या वोट लेने के चक्कर में जो हमारे सियासतदान हैं उनको IMF की जंजीरें नजर नहीं आती? क्या अच्छा आपने तकाबुल किया है कि बिजली की कीमतें कैसे कम कर सकते हैं, जबकि IMF के साथ आपने हाल ही में कुछ कमिटमेंट्स की हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा सेनेटर इरफान सदीकी साहब और उनकी टीम को कि उन्होंने ये 40 सफ़हात पे सैकड़ों पॉइंट्स जो लिखे हैं, और मैं चूँकि इसको 3 दफ़ा मैंने पढ़ा है इस पूरे मंशूर को, मैं आपको बड़े यकीन और वसूख से ये कहता हूँ कि कोई जगह छोड़ी नहीं गई जिसमें कि बात न की गई हो। यानी टेक्नोलॉजी से लेके ये मुआशी जो आपने हिसाब किताब बताया, उससे लेके फिल्म तक, मूवीज़ तक, ड्रामे, स्पोर्ट्स, हर चीज़ में उन्होंने बताया कि ये होगा। मैं सोच रहा था कि अगर इस मंशूर का 50% भी पूरा करना हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। मेरे ख्याल में उसके लिए आपको फ्रांस या जर्मनी की इकॉनमी चाहिए, नंबर 1। कम से कम इतनी इकॉनमी हो कि आप ये सारे काम कर सकें। नंबर 2, आपके पास चीन जैसी मशीनरी हो, यानी ब्यूरोक्रेसी जो उधर की है या जो काम करने वाले लोग हैं। नंबर 3, जापान जैसे लोग हों जो कि हुकूमत की बात सुने और उसके बाद उस पर काम करें। और क्यूबा जैसी अवाम हो जो कि सारा कुछ सह जाती है और कुछ बोलती नहीं है। सर, पाकिस्तान ये अगर सारे अवामिल हैं, और उसके बाद सबसे बढ़ के वो दयानतदारी हो, जिसमें कि बहुत ज़रूरी होता है कि अब आप हुकूमत में आ गए और आप दयानतदारी से जो आपने मंशूर दिया था वो आप उस पर। यहाँ पे मैं 1-2 बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले तो पाइड का जिक्र करते हैं। एक फिक्रे में आपको ये बताऊं कि ये जो पाइड है एक बहुत बड़ा हमारा इदारा है, इकोनॉमिक यानी इंस्टीट्यूट है इसका। ये डॉक्टर नदीमुल हक साहब इसके वाइस चांसलर हैं। इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ बड़ी पार्टियों को बताया कि 2018 से 2022 तक की सूरत हाल क्या है। उसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और उनकी PMLN जो है उसके बारे में ये कहा है कि इन्होंने जो मंशूर दिया पिछला, उसका सिर्फ 12% मुकम्मल कर सके। अच्छा, यानी पूरे मंशूर में से 12% मुकम्मल हुआ। मैं 50% मुकम्मल करने की बात कर रहा हूं। 100% तो इसका इम्कान ही नहीं है। अच्छा, जो इसमें है वो तो आपने यानी वेबसाइट पे पढ़ लें, आपने भी बता दिया, यानी आप उसको आराम सुकून से देख सकते हैं। जो इसमें नहीं है उसकी तरफ इशारा करूंगा। सबसे पहले तो यह कि 5 साल की हुकूमत आपने करनी है, तो आपको यह भी पता है कि 5 साल की हुकूमत पूरी नहीं होती, तो क्या 5 साल हुकूमत, क्योंकि आपके हर हदफ के नीचे लिखा है
5 साला मंसूबा, यानी 5 साल में तकमील होगी। तो क्या आपने बंदोबस्त कर लिया है कि 5 साल मुकम्मल तौर पे आप रहेंगे, 5 साल की आपकी हुकूमत पूरी होगी और उसके जितने लवाजमात हैं वो आपने पूरे कर लिए हैं? दूसरा ये है कि करप्शन के खात्मे का जिक्र कहीं नजर नहीं आया। कहीं पे भी पता नहीं है कि जी मुल्क में आके हम, जब हमें हुकूमत मिली, हम करप्शन का खात्मा करेंगे। आपके खात्मे फिर की ये जरूर कि बात है। मुल्क के तमाम इदारों को साथ लेके, मुल्क के तमाम इदारों को साथ लेके चलना है, इसके बारे में कहीं पे भी कोई शुनीद नहीं है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट कैसे चलानी है आपने कोरम पैस कैसे पूरे करने हैं? तो आपके मंशूर में ये होना चाहिए था कि पार्लियामेंट में तमाम इजलास जो होंगे, कम से कम वज़रा जो हैं वो उसमें बैठेंगे। अच्छा, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि अगर मुझसे कोई पूछे कि किसी भी सियासी जमात का जिसको ये यकीन है कि उसने हुकूमत बनानी है, तो मंशूर में कितने पॉइंट्स होने चाहिए, मैं सिर्फ 4 बताऊंगा और उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जो कि इसमें नहीं है, जो कि इस मंशूर में नहीं है। सबसे पहले, तमाम अमीरों से टैक्स लिया जाएगा। तमाम अमीरों से, यानी पूरा पाकिस्तान टैक्स देगा, और ये मेक श्योर करेंगे, क्योंकि सिर्फ यही कर लेंगे तो पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी। नंबर 2, ये जो सब्सिडीज और सुपर सब्सिडीज हैं, इनको बंद कर दिया जाएगा। इसी से ही अरबों का आपका हिसाब किताब जो है वो, यानी आपके पास इतने पैसे होंगे, अवाम में खुशहाली आएगी। तो ये 2 पॉइंट इस मंशूर में नहीं है। तीसरा, SIFC का जिक्र नहीं है कहीं पे, क्योंकि जो अरबों डॉलर हमारे पास आने हैं उसमें SIFC एस्टेब्लिश हो चुकी है। इसका करना क्या है? और चौथा और आखिरी, कि जो निजकारी है, जिसमें हमें SOEs पे जो अरबों रुपए जो हैं वो बचने हैं हमारे, उसके बारे में क्या है? अब ये है कि मुझे लगता ये है, बॉटम लाइन में आपको ये बताऊंगा कि पाइड के मुताबिक ये है कि जी ये जो मंशूर होते हैं ये नारेबाजी होती है। इसका कोई ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। शाज़ो नादर ही इसके कुछ पॉइंट्स पूरे होते हैं। पिछली दफा नून ने 12% इसको पूरा किया। मेरे ख्याल में तारीख अपने आप को दोबारा दोहराएगी और ये एक सियासी नारा, इंतखाबी नारा इसकी हद तक किया, और इसके लिए एक दफ़ा फिर से इरफान सिद्दीकी साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत के और अरक रेजी के बाद ये चीज़ हमारे सामने पेश की है। ठीक है, राव खालिद साहब, आपको इस मंशूर की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बात कौन सी लगी है और सबसे ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल बात कौन सी लगी है? देखिए, प्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल का तो मसला उस वक्त आएगा ना जब आप अमल करेंगे उस पर। कौन से पे हो सकते हैं, किस पे नहीं हो सकता। हाँ, तो वो हमेशा इलेक्शन के दौरान तो ये बड़े नारे वादे सारे चलते रहते हैं, और इलेक्शन के बाद पता चलता है कि वो बस किसी को पता ही नहीं कि मंशूर भी था कोई, और उस पर क्या क्या चीज़ें थी उसमें। हम 90 से शुरू कर लेते हैं मियाँ साहब का, जो पहला नारा था इनका, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। कर्ज भी उतर गया, मुल्क भी संवर गया। आप सारी दुनिया देख रही है माशाल्लाह से, ऐसे संवरा है कि उसको कोई और जरूरत ही नहीं किसी और चीज लेकिन वो तो ये क्रेडिट लेते हैं कि IMF को बाय बाय हमने किया था। ऐसा उतरा है कि लोग बेचारे जाना जी छलांगे लगाते फिरते हैं। लोग माशाल्लाह इतने खुशहाल हो गए हैं कर्ज उतार के, और IMF की मजाल ही नहीं है जो पाकिस्तान के पास से भी गुजरे, हमें तो जरूरत ही नहीं। उसके बाद इन्होंने जब आए तो फिर अंधेरे दूर करने की बात की। अंधेरे इस तरह से दूर किए हैं कि जो सर्कुलर डेट है उसने मईशत को अंधी गली में पहुंचा दिया है। इस तरह से अंधेरे हमारे दूर किए हैं। तो वो भी नारा था इनका, पाकिस्तान को रोशन करेंगे। लोड शेडिंग अभी तक ख़त्म नहीं, अभी भी हो रही है। उसके बाद ये वोट को इज्जत देने के लिए निकले थे। अब नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान से वापसी से लेके अब तक आप देख ले किस तरह उन्होंने वोट को इज्जत दी है। और अगर इसी तरह अगर इंतखाबात का जो माहौल बना हुआ है इस वक्त वो इसी तरह से चला, और जिस दिन इंतखाबात होंगे तो उस दिन देखेंगे कि वोट की इज्जत कितनी बड़ी है या तार तार हो गई है। तो इस तरह से यानी नारे लगाते जाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते जाते हैं, चलते रहते हैं। अच्छा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मुल्क को नवाज दो। अब आपने कहा वो कहते हैं नवाज शरीफ दो। हाँ। मेरा ख्याल है कि मुल्क को नवाज दो की बात है कि मुल्क पे नवाजिशें की जाएं, मुल्क को कुछ दिया जाए, उसके अवाम को कुछ दिया जाए और उनको नवाजा जाए। तो उसके लिए सबसे आसान बात है, अरबों खरबों रुपए की हमारे सारे कायदीन की जायदादें हैं दुनिया से बाहर, और बहुत लंबा चौड़ा फॉरेन एक्सचेंज है, वो ले आए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, सारा मुल्क नवाजा जाएगा। अच्छा,
अब उनके पॉइंट्स पे आते हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट इन्होंने दिए हैं। हाँ। जैसे ज़राअत की बात की है, SIFC का उठा के उन्होंने अपने उसमें एजेंडे में डाल दिया है। जो SIFC डिसाइड किया है एग्रीकल्चर के ऊपर, उन्होंने जो स्टेप्स लेने हैं, जो चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें उठा के उन्होंने अपने उसमें एजेंडे में डाल दी हैं। माहौलियात सारा PTI का उन्होंने उठा लिया है। वाली जो आपने बात की है, तो ये तो अच्छा एक साइन नहीं है कि वो सस्टेनेंस की तरफ भी जा रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा पॉलिसीज हैं, जिसकी हम अक्सर प्रोग्राम में बात भी करते रहे कि सस्टेन करना जरूरी है। उनके नाम को देखें। जी राव ख्वाजा साहब, तो फिर ये उससे SIFC से पहले ही कर लेते ये। शहबाज शरीफ साहब से तो बनवाई गई है जबरदस्ती SIFC, तो वो पहले क्यों नहीं उनको ख्याल आया, उससे पहले किसी गवर्नमेंट को ख्याल क्यों नहीं आया? तो वो कर लेते। अगर इन्होंने ही अगर करना था, ये इनका विजन था, तो SIFC को ओन कर सकते थे उस वक्त कि हम बना रहे हैं जी SIFC और उसमें ये चीजें होंगी। इनको तो बना के दी गई है कि ये चीजें कर दी है हमने, और वही आगे उसको ओन कर लिया। इसी तरह माहौलियात का आप देख लें, कानूनी इस्लाहात की जो बात करते हैं, 400 लेजिस्लेशन पीसेस ऑफ वर्क जो थे वो PTI के दौर में हुए, वो सारी जिसमें CRPC है, PPC है, एविडेंस एक्ट है, माइनर्स के हवाले से है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से है, जिसमें 150 कम से कम लेजिस्लेशन हो चुकी हैं, बाकी हो रही हैं, जिसमें जानशीनी सर्टिफिकेट का भी मसला हल किया गया था सारा, वो सारी चीजें उसमें आ रही है। जी फौजदारी मुकदमात हो गए जी, उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, उसमें वो चीजें जितनी भी हैं सारी उसमें की गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर नैब की अब बात करते हैं जी। नैब के खालिक कौन है? ये हमेशा से मुशर्रफ के गले में डालते हैं। एहतसाब सेल सबसे पहले 91 में बना था, जो इसहाक खान साहब के अंडर था। रोहिदास खान साहब शायद उसको हेड कर रहे थे या चला रहे थे समाओ। अच्छा। और उसको नवाज शरीफ साहब की इमा पे बनाया गया था वो। उसके बाद इन्होंने उसको रिवाइव किया 1997 में, एहतसाब सेल को सैफुर रहमान साहब को उसका हेड बनाया। वही आके मुशर्रफ साहब ने इनके गले में डाल दिया उसमें अमेंडमेंट्स करके। तो ये खालिक है, अगर उसके अपनी तकनीक को खत्म करना चाहते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात ही नहीं हो सकती। और इंसाफ की जहां तक बात है, जो इंसाफ मियां साहब को मिला है, इस किस्म का इंसाफ अगर सबको दिलाने के लिए वो कोशिश करे, तो मैं मियां साहब को वोट दूंगा, मैं उनके साथ हूं। और लोगों को भी कहूंगा कि ये मियां साहब को जैसा इंसाफ मिला है, हर शख्स को पाकिस्तान में वैसा ही इंसाफ मिलेगा, और कोई फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है, उनको मियां साहब को वोट दे। तो ये मंशूर की बातें अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। साकिब, आपको कैसा लगा नून लीग का मंशूर? नून लीग का जो मंशूर है, कुछ पॉइंट्स वैसे मुझे तो ये लगा है कि अगरचे उस पर अमल दरामद किस तरह होगा, कैसे होगा, ये तो कबल अज़ वक्त है। उम्मीद तौर पर जो मंशूर आते हैं वो मंशूर ही रह जाते हैं। जब हुकूमत में आते हैं तो वो फिर रवैये जो है वो तब्दील हो जाते हैं, फिर जो हालात होते हैं उन हालात को देख कर ही वो आगे चल रहे होते हैं। लेकिन जो नून लीग का वोट को इज्जत का नारा था, वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। नून लीग उसको बोल चुकी है, और इस इलेक्शन में भी ये नारा कभी भी उन्होंने नहीं लगाया, कभी ऑन भी नहीं करते, कभी जो है वो बात भी नहीं की, जलसे में नहीं की। लेकिन इनका जो मंशूर है, इसके कुछ पॉइंट्स मेरा ये ख्याल है कि वो कहीं ना कहीं इस नारे के इर्द गिर्द भी घूमते हैं। अच्छा। उसमें सबसे बड़ी बात जो अदालती इस्लाहात की इन्होंने बात की है, अदालती इस्लाहात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि वोट को इज्जत दो का अदालती इस्लाहात से क्या ताल्लुक है, कि अदालती जो जितनी भी चीजें हुई उसमें एक तो नैब का खात्मा है, फिर नैब के बाद अदालती इस्लाहात है। अब अदालती इस्लाहात जब होंगी तो वो डेफिनेटली जो आइन और कानून के तकाजे हैं वो वहां पे पूरे होंगे। वहां पे कहीं ना कहीं जुडिशल जो प्रोसीडिंग है मैनिपुलेट नहीं होगी, कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी चीजें नहीं आएंगी कि जब बाद में उन पे क्वेश्चन आ सके। तो नैब का भी खात्मा, फिर जो है वो अदालती इस्लाहात। अच्छा, अदालती इस्लाहात में भी 62, 63 की भी उन्होंने कहा है कि हम असल सूरत में बहाल करेंगे, बर वक्त जो है वो अदालती जो है वो निज़ाम होगा। फिर जो बड़े केसेस हैं उनमें 1 साल और छोटे केसेस में 2 माह जो है वो केसेस को मुकम्मल करने वाले से कानून साजी जो है वो करेंगे। ये जो चीज़ें हैं इसमें काफ़ी जो मुझे लगी हैं। फिर खारजा पॉलिसी पे कोई मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो अदालती इस्लाहात और नैब वाला मामला है, ये खास तौर पर मैं लिंक करता
हूं उसके साथ, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर 2016 से लेकर 2017, 18, फिर 19, 20, 21 और 22 जब वो वापस आए हैं, तो इन 6 साल में नैब और अदालतों में ये सारे मामलात घूमते रहे हैं। तो उनका डेफिनेटली ये फोकस होगा। फिर पार्लियामान की बालादस्ती के लिए वो कहते हैं 62, 63 को वो असल हालत में बहाल करेंगे जब पार्लियामान की जो बालादस्ती है वो कायम रहे। तो डेफिनेटली ये चीजें जो है वो पार्लियामान की बालादस्ती होगी, कहीं पे जुडिशियल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट नहीं होगी, कोई इदारा किसी के हाथों किसी पॉलिटिकली इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये चीजें उसी के जो है इर्द गिर्द घूमती हैं। SIFC जो है वो बड़ा मजबूत किस्म का इदारा और काम भी वो कर रहे हैं। इसमें डायरेक्टली तो कोई चीज़ नहीं है, इनडायरेक्टली मेरा ये ख्याल है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे मौजूद है। जो ज़राअत की अगर हम बात करें या हम बात करें माहौलियात के हवाले से भी जो है उसमें बात की गई है। इसके अलावा एक जो माशी लिहाज से एक जो पैकेज उन्होंने देने की कोशिश की होगी, क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए तो 1.5 साल में जो PDM की हुकूमत थी, उसने पूरे एक माशी स्ट्रक्चर को, अगरचे उनके एक मुश्किल फैसले थे, वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए या स्टेबल करने की तरफ गामजन करने के लिए मुश्किल फैसले जरूरी हो चुके थे और उसका असर आम आदमी तक पहुंचा। तो अब वो उन्होंने कुछ ना कुछ कोशिश की है, लेकिन सारा अगर ओवरऑल इसका जो है वो जायजा लिया जाए तो जो मंशूर हैं उमूमी तौर पर मंशूर बन जाते हैं, फिर जब हुकूमत में आते हैं तो फिर उस पर अमल दरामद किस तरह होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस सवाल के जवाब के लिए मैं चाहूंगा कि मुस्लिम लीग नून जो है, अगर तो कोई मतलब 2/3 मेजॉरिटी तो उनको नहीं मिलती नजर आ रही, लेकिन मैक्सिमम अगर वो मरकज में सीटें ले लेते हैं, पंजाब में भी उनकी हुकूमत बन जाती है, तब जाकर वो इस मंशूर के इर्द गिर्द कहीं जा सकेंगे। जो सूरत हाल कम नजर आ रही है, क्योंकि इस्तेकाम पार्टी भी है, आजाद लोग भी होंगे, तो इस मंशूर पर अमल करने के लिए एक मजबूत और मजबूत जो हुकूमत है मरकज में भी और खास तौर पर पंजाब में भी, ये जो है वो मुस्लिम लीग नून की अगर होगी तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे जो है वो बेहतर तरीके से वो अमल कर सकेंगे। ठीक है, नजमुल साकिब साहब शॉर्टली कमेंट कर दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ब्रेक पे जाना है। सिर्फ 2 चीज़ों पे छोटा सा कमेंट है। सबसे पहले है कि इसमें लिखा है मंशूर में कि टैक्स टू GDP रेशो जो है वो 12% कर देंगे। अगर आप फॉलो कर रहे हैं FPR रिफॉर्म्स को जो इस वक्त मौजूद हैं, और ये जो हमारी डॉक्टर साहिबा हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनके मुताबिक ये है कि ये 12 क्या, ये तो 15% ऑलरेडी हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? सही है। दूसरी बात है खारजा पॉलिसी की। अगर आप खारजा पॉलिसी के इसके सारे पॉइंट्स देखें तो ये सारा कुछ तो ऑलरेडी हो रहा है। आप अगर फॉरेन ऑफिस का कोई भी ब्रीफ यानी उठा के देख लें, चाहे वो सेंट्रल एशिया का है, चाहे ईरान टर्की का है, ये सारे के सारे अल्फाज वही हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में मौजूद हैं, फॉरेन पॉलिसी की जो आपका चैप्टर है उसके अंडर। और इसमें यह कि नया क्या करना है। और इस वक्त की आखिरी बात आपने जाना है, यानी ब्रेक पे जाना है, कि जितने पॉइंट्स भी हैं रामीन इन्होंने लिखे अलिफ से लेके ये तक, हर पॉइंट के आगे सिर्फ ये एक ऐड चीज कर लीजिए, कैसे करेंगे। तो आपको सारी सूरत हाल वाजे हो जाएगी, कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, मंशूर तो आ जाते हैं, मगर जाहिर है हुकूमत बाद उस पर अमल दरामद किस हद तक हो सकता है, IMF की जानिब से कितनी गुंजाइश है, ये सब देखना बाकी है। पंजाब में इस वक्त तमाम पार्टीज ही मुतहर्रिक हैं, इस पर बात करेंगे। पंजाब इस वक्त इलेक्शन कैंपेन का महवर बना हुआ है और इस महाज पर सबसे ज्यादा जारहाना सियासत पीपल्स पार्टी करती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ना सिर्फ नून लीग पर बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को डायरेक्टली मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देकर अपना वोट ज़ाया ना करें, बल्कि शेर के मुकाबले में तीर पर ठप्पा लगाएं। और ऐसा करने का वोटर को वो एक रीज़न दे रहे हैं, ये कहकर डरा रहे हैं कि नून लीग अगर इख्तिदार में आ गई तो वो इंतकामी सियासत करेगी और तहरीक इंसाफ के लिए घेरा मजीद तंग हो जाएगा। मगर हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में मरकजी किरदार अदा किया था और शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म भी करार दिया था। और इस दौरान PTI के खिलाफ जो भी इक़दाम हुए थे PDM की हुकूमत के दौरान 16 माह में, पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट करती रही थी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या PTI का वोटर बिलावल भुट्टो की इस दावत पर लब्बैक कहकर अपना वोट पीपल्स पार्टी को दे देगा एंटी नवाज सेंटिमेंट के तहत, या फिर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों पर भरोसा करेगा। राव खालिद साहब, पंजाब में PTI वोटर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं आपकी नजर में? देखिए, PTI वोटर्स को एक तो
उनको जो कन्विंस करना है बिलावल साहब की तरफ से, वो तो एक ला हासिल किस्म की कोशिश है। अच्छा। लेकिन अच्छी कोशिश मैं कहूँगा वो है। ठीक है। क्योंकि आप अगर ट्रेडिशनली देखें तो जो पीपल्स पार्टी का वोटर था वो टूट के पीटीआई की तरफ गया है, क्योंकि उसके पास नून के खिलाफ जो बयानियाँ थ्रू आउट रहा पीपल्स पार्टी का 90s में, और जब भुट्टो साहब की फांसी उसके बाद से मियां नवाज शरीफ जनरल ज़िया-उल हक के कह ले के करीबी साथियों में से शुमार होते थे, और वो जो एक गुस्सा उस रजीब के खिलाफ था वो नवाज शरीफ के खिलाफ भी उसी तरह से था। फिर 90s की सियासत में मियां नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो कुछ किया सारा, और जो इनकी आपस में लड़ाइयाँ रही दोनों ने किया एक दूसरे के साथ, और बहुत खूब किया। और उसके बाद ज़ाहिरन एक कह ले के तनाव, नफरत या एक कह ले के मुखासमत मौजूद थी, तो वोटर जो था पीपल्स पार्टी का वो नून की तरफ नहीं जा सकता था। पीपल्स पार्टी से अगर टूटा 97 में वो घर बैठ गया था, उसके बाद उनके पास ऑप्शन नहीं थी कोई। आहिस्ता आहिस्ता जो ऑप्शन उनके पास आई वो पीटीआई की थी, और उन्होंने उसको अपना लिया। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है पीटीआई वोटर्स के लिए इस वक्त सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये तासुर दे रही है कि जी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो तो मंडियां लगेंगी, बिक जाएंगे, तो उनको वोट देकर ज़ाया ही होगा पीटीआई के वोटर्स का वोट। आपको क्या लगता है क्या सेफ ऑप्शन है? देखिए, ये तो वोटर्स ही जानते हैं, लेकिन जो असेसमेंट की जा सकती है वो ये है कि चूंकि पीटीआई एज अ जमात, बहैसियत जमात के को बल्ला नज़र नहीं हमें आ रहा उन बैलेट पेपर्स पे, तो बात आ जाती है आपके इंडिपेंडेंट्स की कि वो क्या करेंगे, और उसमें तो किनान का बाजार लगेगा, उसमें तो बोलियां लगेंगी। और हमारे यहाँ चूंकि नज़रियाती सियासत आज तक हुई ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि यानी नज़रिया क्या होता है। यकीन कीजिए, जब मैं ये यानी मुख्तलिफ हलकों में बात करता हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो लीडर्स हैं जो अभी बनेंगे, आए जाएंगे असम्बली में, ये किसी और यानी तरह के मुल्क में रहते हैं, और वो जो इस वक्त मिसाल के तौर पे ट्रैफिक रुकी हुई है, लोग नारे लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको झंडियाँ दे रहे हैं, ये कौन लोग और कह रहे हैं लगाओ नारे इस जमात के लिए, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कौन से मुल्क में क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये बात, एक दो बातें तय है, मैंने ये यानी 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके नाजरीन के साथ और आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, 11 दिन रह गए हैं इलेक्शन में। अब इन 11 दिनों में क्या होता है ये तो अल्लाह जानता है, किस सूरत हाल से हम जाते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला हो रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले ये है कि ये जो आज़ाद परिंदे आ जाएंगे बहुत सारे, इनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये है कि सिंध और पंजाब में आप देखेंगी लग यही रहा है कि कुछ सरप्राइज मिलेंगे लोगों को। अच्छा, बिलावल साहब क्या बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या बात कर रहे हैं, ये तो 11 दिन तक चलता रहेगा, लेकिन जो लग रहा है वो यही है। सबसे बढ़ के ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख के पहले इलेक्शन होंगे जिसमें कि सोशल मीडिया का जो छुपा हुआ रोल है वो जरा खुल के सामने आएगा कि कितना कोई यानी ताकतवर और कितना को पावरफुल ये है कि सोशल मीडिया में जो कुछ हो रहा है उसमें क्या वो सारे इंडिपेंडेंट जो पीटीआई से उनका ताल्लुक है क्या वो ले लेंगे सारे, तो ये तो सारी नून देखती रह जाएगी और पीपी देखते रह जाएंगे। तो ये एलिमेंट जो है ये हमें देखना है कि किस हद तक ये ग्राउंड रियलिटीज के साथ कैसे ये मैच करता है। फिर लोग आईपीपी की बात कर रहे हैं, इस्तेहकाम, ये जो आपकी पार्टी है, कोई तहरीके लब्बैक की नहीं बात कर रहा, जिसने कि इतने वोट लिए पिछले हैरान कर दिया, और अभी भी उसको कोई देख ही नहीं रहा, दरखौरे इतना ही नहीं समझ रहा कि ये भी एक पार्टी है और इसके बहुत सारे लोग जो हैं पंजाब में खास तौर पे ही आएंगे, केपी में इनके आएंगे, बलोचिस्तान में इनके होंगे, ये किसके साथ जाते हैं। फिर उसके बाद ये कि सिंध और पंजाब में जिस तरह मैंने कहा ना कि सरप्राइज के लिए तैयार रहे, बलोचिस्तान में वही होगा जो बलोचिस्तान के साथ या बलोचिस्तान में हो रहा है काफी अरसे से, काफी इलेक्शन से। जो हैरान कुन सूरत हाल मैं देख रहा हूं जाती तौर पे वो है आपकी केपीके में। अच्छा, वहां पे पीपल्स, ये जो है आपकी जो तहरीके इंसाफ है जो कि इमरान खान साहब की, इसने यानी प्रोविंशियल लेवल पे भी पहले किया, फिर जब ये यानी फेडरल में आए फिर भी ये था, अब वहां पे एक खिचड़ी सी बनी हुई है। अच्छा। एएनपी क्या करेगी, एएनपी को कौन देखेगा, वोट किस तरह से बटेंगे और उसमें किस किस्म की खिचड़ी बनेगी। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि उसमें कुछ बुर्ज आपके गिरेंगे। एक बड़ा धमाकेखेज जो मुकाबला है वो है इन 4 पोस्टों के लिए, जो कि अभी से ही तय नहीं, यानी अभी से ही लड़ाई शुरू हो गई है। वजीर आजम कौन बनेगा, पंजाब का वजीर आला कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, और अगर
ही बनेंगे तो क्या वही कुछ होगा जो पहले हुआ है, या वो सिर्फ वादे हम सुनेंगे कि डॉलर को हम 100 पे ले आएंगे वगैरह वगैरह, और फिर ये कि वजीर खारजा कौन बनेगा। अब ये इसमें आप तो कह रही है ना कि नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलेगी पंजाब में, ये वो, तो राव साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। अभी पीडीएम में हमने देखा है ना, जब हुकूमत करना मकसद है तो किसी के साथ भी बैठ जाइए। इस वक्त कोशिश रस्सा कशी ये हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाए, और वो जो बंदर बांट होनी है उसमें जो बिगर पाए है केक का वो हमने लेना है। इस सिलसिले में अच्छी बात जो मुझे नजर आई वो जाती तौर पे ये कि हमारे एक वफाकी वजीर हैं शाहिद अशरफ तारड़ साहब, मैं उनको जाती तौर पे पिछले 39 साल से जानता हूं। अच्छा, मुझे ये पता है कि उनको ये जो जिम्मेदारी दी गई है वो इसको अच्छी तरह निभाएंगे, और मुझे ये इलेक्शन कुछ फेयर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये जिम्मेदारी इस वक्त देने का जो मकसद मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो, एक दफा हो जाए ना, ताकि हम कह सकें कि जी एक 1970-71 का था और उसके बाद 2024 का। अब ये 11 दिन रह गए हैं। मैंने जिस तरह कहा कि बाजार जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और वो जो किनान का बाजार है जिसमें बोलियां लगती हैं, ये नून हो या पीपीपी हो, ठीक है, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसकी टोकरी में ज्यादा कबूतर आएंगे और वहीं पे बैठेंगे, और जो सूरत हाल इन 11 दिनों में डेवलप होगी उस पर हम इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे बात करते हैं। ठीक है साकिब, ये बताएं कि सर्वेस क्या कह रहे हैं, खुसूसन अगर पंजाब की बात की जाए, ज़्यादातर कैंडिडेट्स कौन से कैंडिडेट्स को वोट देने के लिए इंटरेस्टेड हैं? आज़ाद उम्मीदवारों के वोट देने का रुझान कोई सामने आ रहा है सर्वेस में? अच्छा, जहाँ तक सर्वेज की बात की जाए तो मेरा ये ख्याल है कि वो सर्वेज तो रिकॉर्ड पे तो आ रहे हैं कि नून लीग के पॉइंट्स इतने हैं, पीटीआई के इतने हैं, पीपल्स पार्टी के इतने हैं, लेकिन इन सर्वेज को मेरे ख्याल में आप हतमी नहीं जान सकते। उसकी वजह ये है कि एक जमात का जो सिंबल है वो नहीं है। एक जमात आप ये समझिए कि एक गैर फाल किस्म की है कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं एक एक हल्के में 4-4 लोग खड़े हुए हैं, 4-4 लोगों ने अपने जो पेनाफ्लेक्स हैं उन पे जो है वो पीटीआई का वो झंडे का निशान या कोई तस्वीर लगाई हुई है जो जाहिर करती है कि फिर उनके सिंबल का मामला है। अगरचे वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा ये कैंपेन कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए हर हल्के का उनका कैंडिडेट कौन सा है, उसका इंतखाबी निशान क्या है, फिर आपने वोट का कहां से पता करना है कि आपका किस पोलिंग स्टेशन पे वोट है, ये सारे इकदाम वो पीटीआई कर रही है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि पोल डे पे कंफ्यूजन रहेगी। उसकी एक और वजह भी है कि पीटीआई के तकरीबन 80% जो कैंडिडेट्स हैं वो नए हैं, फ्रेश हैं, मतलब वो एक हल्के पूरे हल्के की एक डायनामिक्स होती है। उस हल्के में जो भी जो सियासतदान इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उन्होंने पूरे 5 साल वर्क किया होता है, मतलब 5 साल उनकी एक कनेक्टिविटी पूरी होती है, यूनियन काउंसिल लेवल तक उसका एक कनेक्शन होता है हर बंदे के साथ, हर जगह पे उन्होंने अपने रखे होते हैं लोग। तो ये एक खला है जो सोशल मीडिया के जरिए पूरा नहीं होगा। और पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं लोग मौजूद हैं उनको वोट देने के लिए भी, लेकिन यह कि यह खिलाफ पूरा नहीं होगा। तो आपने सर्वेज की बात की तो मेरा यह ख्याल है कि सर्वेज भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज जो है वो सर्वे हैं। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो पीटीआई के लोग हैं वो जो है वो तीर के निशान पर जो है वो मोहर लगाएं, जो है वो नून लीग क्योंकि अगर आ गई, आपको उन्होंने कहा कि आप आजाद लोगों को वोट देंगे तो उनका तो कुछ नहीं होगा, तो नून लीग आ गई आपके खिलाफ कार्रवाइयां करेगी। मेरा यह ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को हक है कि वो लोगों को किसी न किसी तरह कायल करने की कोशिश करें। और जिस तरह अभी बात हुई कि ये असल में पीपल्स पार्टी का ही वोट था, बल्कि पीटीआई तो बाद में 2011 में एक्टिव हुई, उससे पहले इतनी थी नहीं, तो ये पीपल्स पार्टी का ही वोट उतर गया। लेकिन ये आपने देखा कि पिछले ये पीडीएम की हुकूमत में थे, कभी भी पंजाब पे उस तरह पीपल्स पार्टी ने काम ही नहीं किया। मतलब इलेक्शन से 11-12 दिन या 1 महीना पहले अगर इलेक्शन से पहले आके पंजाब में अगर बात करेंगे आप, तो आपकी बात कौन सुनेगा? मतलब ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं है। अगर पंजाब जीटी रोड की बात करें तो जीटी रोड पर 3 से 4 जीटी हैं जिसमें उनकी जो है बात हो रही है। ये कह रही है कि आप पंजाब की बात करने से पहले सिंध के बारे में तो कुछ बताएं कि कहां पे कौन से मंसूबे हैं। जी शहबाज शरीफ साहब वही तो उन्होंने जवाब दिया है। उनका जो
उन्होंने जो जी, जी, बात की थी कि रिबटल वो दिया था। मुनाजरे के लिए तैयार है, जी, तो जी। शहबाज शरीफ साहब का कहा है मुनाजरा नहीं बल्कि मवाजना आप करें, और जो है वो वहां के जो आपने आपके 2008 से ऑनवर्ड जो है वो आपकी हुकूमत है जी, वहां पे, तो 15 आप साल। उसका मवाजना कर लें फिर कि हुआ क्या है। सही बात है। तो बात तो वो ठीक करते हैं कि 15 साल की आप कारकर्दगी होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये रखती कि हमारी 15 साल ये एक जो है वो हमारी कारकर्दगी है, इस बुनियाद पर आप हमें मरकज में भी, पंजाब में और बाकी सूबों में भी जो आप हमें वोट दें। आखिरी बात, जो आजाद उम्मीदवार है, जी। आजाद उम्मीदवारों के हवाले से जो कुछ 8 से 11 फरवरी, मतलब अगर 11 दिन रह गए इलेक्शन को, तो इलेक्शन से 3 दिन के अंदर उन्होंने ये डिसाइड करना है। अगर बात की जाए लीगल ग्राउंड्स पर, तो पीटीआई का केस लीगल ग्राउंड पर मुझे जो है वो ये हाल होता नजर नहीं आ ठीक है, रहा वो तो अगले 14 रोज में, नजर आ मतलब रहा है। 11 दिन इलेक्शन है, 11-12 दिन और अगले 3 दिन। तो ये जो आजाद है। वाला मामला है, ये 8 जो है वो फरवरी से ऑनवर्ड एक बड़ी जो है वो मंडी लगेगी और वो सबको हैरान कर देगी कि ये हो क्या रहा है। और वो मेरा ख्याल है जमहूरियत की कमजोरी का बायस होगा कि लोगों का ना कोई नजरिया है, ना कोई बात है। इधर से वोट किसी शख्सियत की बुनियाद पर या किसी एक सर्टन जो पार्टी की बुनियाद पर उन्होंने वोट लिया और वो अब किसी और के पास जा रहे हैं। और जो बिल्कुल ठीक है। हुकूमत आएगी वो हुकूमत भी फिर जो है वो ब्लैकमेल होगी, मरकज में हो या सूबों में हो। Exactly, वो जो बैसाखियां। लोग हैं वो अपने अपने ग्रुप्स बना लेंगे, ग्रुप्स में डील करेंगे, उस डील के तहत कोई वजारतें लेंगे, कोई किसी सूरत में। तो ये एक बड़ी एक अजीब सी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8 फरवरी को जो है बनती नजर आ रही और है। देखना है कि क्या किस तरह से इसको समेटने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।